नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 8 अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पिछले दिनों हमने बात की थी कि जो पलासी और बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद 1765 ईस्वी में एक जो है समझौता कह सकते हैं जो हुआ था मुग़ल बादशाह और अंग्रेज़ों के बीच में। तो ये कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 में। इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया गया। इसका मतलब हुआ कि जो राजस्व वगैरह है वो सब अब अंग्रेज़ जो हैं वसूलेंगे। और इसमें बहुत सी बातें की गई थी और इसमें जो मुख्य रूप से बातें की गई थी कि जो एक शासन और प्रशासनिक जो क्रियाकलाप होते हैं वो इसके अंतर्गत आ गए थे। और कंपनी की जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी के संदर्भ में कहा गया कि 1865 से पहले जो ब्रिटेन में सोने और चांदी का आयात करती थी, इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, अब उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। यहीं से पैसा उगाकर और इन चीज़ों को ख़रीदा जाता था। वहाँ पर एक जो हाट है उसका भी फ़ोटो वगैरह दिया गया है, किस प्रकार से ये जो काम होता था। वहीं अगर बात करें कि भारत में जो क्या स्थिति परिस्थिति उस समय थी, तो 1770 के समय में जो है एक भयावह अकाल जो आया था, तो उसमें लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं मौत के घाट उतर गए हों और कहा जाता है कि 1/3 जो जनसंख्या थी वो बंगाल में समाप्त हो गई थी। इसी समय जो है और अधिक जो है टैक्स उगाने के लिए, राजस्व इकट्ठे करने के लिए एक व्यवस्था लाई गई थी जो खासकर बंगाल वगैरह के क्षेत्र में प्रभावी थी और इसे स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसको जो है शुरुआत की थी 1793 ईस्वी में। वहीं अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्रों में तो एक था महालवाड़ी सिस्टम और एक था रैयतवाड़ी सिस्टम। तो हम लोग पहले देखते हैं कि महल क्या होता है, जिसे हम लोग महाल भी बोलते हैं। तो एक ये गांव का समूह होता था जहां से राजस्व इकट्ठा किया जाता था। राजस्व जो गांव होते हैं वहां से इनमें गांव एक भी गांव हो सकता था या गांव का समूह होता था, तो वो महाल कहलाता था। और 1822 ईस्वी में हॉर्ट मैकेंजी जो थे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में महाल राजस्व जो है उगाने की शुरुआत किए थे। वहीं अगर हम बात करें मद्रास के क्षेत्र में, तो टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सिस्टम के तहत जो इस व्यवस्था की शुरुआत की थी और इसे कुछ क्षेत्रों में जो है लागू किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है। और ये एक तरह से राजस्व जो है इकट्ठा करने की जितनी भी प्रणाली अभी हमने देखा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और ये महालवाड़ी सिस्टम, ये 3 जो होते थे वो लगभग पूरे भारत के जितने हिस्से अंग्रेजों के अधीन थे, मतलब अंग्रेज जहाँ जहाँ पर राजस्व वसूलने का इनका था प्रभाव, तो वहाँ पर ये उगाते थे। वहीं बात अगर हम कर लें कि किसानों को फिर इसी समय में जो है जब इनके अंदर आ गए थे तो ये मजबूरी में कुछ खेती भी करवाते थे, जिसमें आपको आवश्यक रूप से उन चीज़ों को उगाना होता था। जैसे कि बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जिसे अभी हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं वहाँ गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल की खेती जो है इन्होंने कुछ क्षेत्रों में करवानी शुरू की। वहीं जो है एक और जो चीज़ था जिसको एक तरह से व्यावसायिक रूप में वो अपने जो औद्योगिक क्षेत्र थे उसके लिए इन्होंने काम शुरू किया था, वो था नील। और यही नील जो है वो कपड़ों में रंगाई के लिए काम आता था, जिसमें कि बहुत से जो है छापा के द्वारा जो है उसको दिया जाता था, रंगाई की जाती थी कपड़े में। जैसे भारत में कलमकारी छापा उन दिनों लगभग 20वीं सदी के भारत में बहुत प्रचलित था। वहीं मॉरिस कॉटन जो था ये 19वीं सदी उत्तरार्ध में इंग्लैंड में बहुत प्रचलित था। बागान क्या होते हैं? ये एक तरह से विशाल खेत होते हैं जिसमें बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाते हैं, बेकार की तरह जैसे काम करवाते हैं, जैसे चाय, कहवा या गन्ना। तो यही सब बागानी जो खेती होती थी उसके तहत भी वो अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों में जो भी मजदूर होते थे उनसे काम करवाते थे। वोड क्या होता है? तो वोड एक तरह से शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा होता था। ये खासकर जो ठंडा क्षेत्र था जैसे उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, इन सब क्षेत्र में नील उत्पादक पौधे के रूप में काम होता था। जब नील की खेती ये लोग नहीं शुरुआत किए थे तो ये एक तरह से नील से जो है थोड़ा कम होता था, अच्छा क्वालिटी का नहीं माना जाता था। वो लोग नील को ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो जो नील को अधिक प्रेफर करते थे और औद्योगिक अगर इसकी खपत अधिक थी तो अंग्रेज जितने थे या और भी जितने लोग थे वो सभी चाहते थे कि नील की खेती को बहुतायत में किया जाए, ताकि जो उनकी औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक जो कच्चा माल कह सकते हैं नील, उनकी आपूर्ति हो पाई। तो उसी के संदर्भ में जो है जितने भी क्षेत्र थे वो सभी अपने उपनिवेशों में जो है नील की खेती को शुरू करवाए। जैसे कैरिबियाई द्वीप समूह में डोमिग्यू, फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग जो है नील की खेती करवाते थे। इसी समय जो है ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ था लगभग 18वीं शताब्दी में। तो ये 18वीं शताब्दी में जब शुरू हुआ था तो इन्होंने भारत में जो सबसे पहले शुरुआत करी थी वो बंगाल के क्षेत्रों से करी थी। और बंगाल का क्षेत्र जो था तभी तात्कालिक रूप से बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी जो आज के हम क्षेत्र देखते हैं उनका मिला जुला स्वरूप था। और कुछ कुछ जो हद तक ये है बांग्लादेश और ये
असम के क्षेत्र तक भी विस्तारित था। तो एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र था जिसमें कि राजस्व उगाने के लिए और भी जितने भी उनकी व्यापारिक जो भी नीतियां होती थी उन सबको इस क्षेत्र से शुरू करते थे। और इसका एक कारण ये भी था कि यहाँ का जो क्षेत्र था वो बहुत जलवायु अनुकूल थी। यहाँ पे बहुत सी नदियाँ थी, उपजाऊ मिट्टी थी, तो इसके कारण जो है इन सब क्षेत्र में जो है खेती को इन लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया नील की खेती के लिए। 1788 में कहा जाता है कि ब्रिटेन द्वारा जो आयातित नील था उसमें भारतीय नील का हिस्सा 30% था और वहीं 1810 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते ये 95% तक हो चुका था। तो ये देख सकते हैं कितने कम समय में जो है 20-30 सालों के अंदर में ही जो है 95%, 30 से सीधा 3 गुने से अधिक जो है वृद्धि हो गई। गुलाम जो है ये इस तरह से ऐसे व्यक्ति या को कहा जाता था जो कि किसी दास या स्वामी की संपत्ति होती थी, ठीक है। और इसके तहत जो है वो जैसा भी काम चाहे उसे घरेलू या औद्योगिक या कृषि जिस प्रकार के भी काम करवा सकते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। नील की खेती के लिए जो है 2 प्रकार की जो है विधियों का प्रयोग किया जाता था, मतलब 2 प्रकार से इनको करवाया जाता था, एक निज एक रैयती। निज का मतलब होता है स्वयं, यानी ये जो बागान मालिक थे वे स्वयं अपने जमीन पर नील का उत्पादन करते थे। वहीं रैयती के अंदर क्या होता था कि जमीन को खरीद कर या भाड़े पर लेकर नील की खेती करवाते थे, तो ये रैयती के अंतर्गत आते थे। अब निज वाले जो क्षेत्र थे उसमें क्या समस्या होती थी कि ये जो निज वाला क्षेत्र था वो उसका और अधिक विस्तार नहीं कर पाते थे, क्योंकि भारत जो है हमेशा से मतलब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में जो उनका प्लॉट होता था, खेत का जो हिस्सा होता था बहुत छोटा छोटा होता था और उतने अधिक जो है उत्पादन नहीं हो पाता था। कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी सूखा, क्योंकि यहाँ पे जो है खेती जो है मानसून पर निर्भर रहती थी। तो इनका जो है क्षेत्रफल विस्तार की समस्या हो जाती थी, बड़े भूखंडों की कमी हो जाती थी और उपजाऊ जमीन की आवश्यकता थी। और जो उपजाऊ जमीन था वहाँ पे लोग अपने खाने के लिए अनाज वगैरह उपजाते थे और किसानों से भी जब ये लोग लेते थे जमीन तो या किसानों के साथ जो है इनका टकराव हो जाता था और मजदूरों की समस्या बनी रहती थी, क्योंकि नील जो है एक ऐसा उत्पाद है जिसमें कि लेबर इंटेंसिव कह सकते हैं, जिसमें लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसको लगाने से लेकर इसको काटने और इसके बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो एक मैनुअली पूरा काम करना होता था, तो लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। फिर हल बैल की समस्या, क्योंकि उस समय जो है हल बैल से ही अधिक काम होता था, उसमें निराई गुड़ाई वगैरह जो भी होते थे या खेतों में और भी जो भी बीज वगैरह लगाते थे, तो उस समय खेती का भी समय होता था। तो लोग जो है नील की खेती के लिए उतने अपने जो औजार होते थे या उनके जो बैल या हल की जो है समस्या हो जाती थी। एक यहाँ पे टर्म दिया गया है बीघा। ये जमीन की माप होती है जो बिहार और इन सब क्षेत्रों में जो है लगभग यूज अभी भी होता है। एक कट्ठे में जो है एक बीघे में जो है 20 कट्ठा जमीन होता है, इसमें ये बताया गया है। और रैयत जो होता था उसमें जो दूसरे लोग ज़मीन खरीद कर या भाड़े ले पर जो नील की खेती करते थे रैयतों के द्वारा, तो वहाँ पर उनको कम ब्याज पर दिया जाता था, उनसे जो है अनुबंध या समझौता एक तरह से करवाया जाता था। उसमें भी वो जितने भी होते थे वो एक तरह से शोषणकारी होता था और ये इस प्रकार होता था कि वो कर्ज के दलदल में उन्हें धकेल देते थे। कम जो है ब्याज दर पर नकद देते थे, लेकिन वो काम जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता था और बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला होता था। एक उनका चुकता होता नहीं था कि दोबारा उन्हें फिर से दे दिया जाता था ऋण, ताकि जो है लोग उसी में लगे हुए रहें। लेकिन अंततः जो है एक बार 1859 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में नील आंदोलन हो जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि ये जो नील का पौधा होता है इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं और जो उस समय के जो भी जमीन होते थे उससे पूरा उसको निचोड़कर उससे पूरा पोषण लेकर और उस जमीन को बंजर बना देते थे। तो लोगों में धीरे धीरे दिलचस्पी कम होने लगी और लोग कर्ज के दलदल में फंसते चले गए। तो इन सब चीज़ों से कोई भी जो अब उनको ऋण की या और भी तरह की जो सुविधाएँ दी जाती थी उन सबसे उन्होंने मुँह मोड़ लिया। और फिर एक मजिस्ट्रेट आते हैं एस्ले ईडन, उन्होंने नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो लोगों में ये एक तरह से भावना फैल गई कि अब जो है ये अंग्रेज अब मना कर रहे हैं। और उसके बाद जो है कुछ आर्टिफिशियल जो कलर थे उनका भी जो है उत्पादन शुरू होने लग गया। तो फिर ये धीरे धीरे जो है ये व्यवस्था को धीरे धीरे हर जगह से बंद किया जाने लग गया। लेकिन ये व्यवस्था अगर एक व्यापक रूप से देखा जाए तो बिहार में 1917 में जब महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं तो चंपारण में जो नील सत्याग्रह के रूप में हम लोग देखते हैं, तो वहाँ से एक व्यापक जो एक राष्ट्रीय धरातल पर उतरता है, तो ये समस्या और भी अधिक विकट देखने को लगती है, उसमें हम लोग देख पाते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि जो 1859 में नील आंदोलन हुआ था तो उसमें एक नील आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे WS सीटन कार थे। तो उन लोगों ने जो है जाकर वहाँ से किसानों से पूछा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को उनसे साझा करने से या और भी उनसे मानने को तैयार नहीं थे। ये जो है टॉमस मुनरो हैं, मद्रास के उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे। और ये हमने जो बताया था कलमकारी छापा, ये मॉरिस कॉटन छापा 19वीं की उत्तरार्ध की है।
तो ये सब चीज़ें हैं और उस समय की जो स्थिति थी किसानों की, उन सब चीज़ों को इस फ़ोटो में जो है बयां किया गया है। किस तरह से जो है बैलगाड़ी के माध्यम से नील के जो बोझे होते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह लाते थे। नील का उत्पादन जो है यहाँ पे किस तरह से हौद में लोग रहकर उसमें अपना काम करते थे। ये मैनुअली बहुत थकाने वाला काम था, तो उसके बारे में है। और जब ये नील विद्रोह होता है तो इसमें लोगों का कहना था कि भीख मांग लूँगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। तो ये सब एक तरह से उनके शोषणकारी रवैये को भी बताता है। और ये वेस्ट इंडीज़ में जो है नील उत्पादन, क्योंकि जितने भी औपनिवेशिक क्षेत्र थे उन पर इन लोगों ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया था और वहाँ पर जो है जबरन ये सब खेती करवाते थे। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।